ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लास्ट चैप्टर है ये इस बुक का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डे टू डे लाइफ। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स होते हैं व्हिच इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से हुए? दोज बॉन्ड्स इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि बॉन्डिंग हमने 11th में पढ़ी है, या शेयरिंग से होती है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू टेक प्लेस, पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम प्रोवाइड करता है। ओके, जनरली कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये इसका शेयर कर लेता है एक और ये इसका। सो दोनों इन्वॉल्व है बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन ताकि वो शेयर कर सके। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन एटम या वन स्पीशीज ही करेगा। वन एटम और वन स्पीशीज, ठीक है। जनरली ये जो स्पीशीज होती है इसको हम डोनर एटम बुलाते हैं। डोनर एटम, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ NH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और BF3 इसके पास इनसफिशिएंट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, तो इसके पास टेंडेंसी रहती है एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्ट करने की, तो ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेता है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये डोनर, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर। सो इसके बारे में हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे एक हमारी बॉडी के अंदर ही है hemoglobin, which is a coordinate compound of iron, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा है? मैग्नीशियम। और एक और है विटामिन B12, जिसके पास क्या है? कोबाल्ट, राइट। These are a few of the examples. Hemoglobin, chlorophyll and B12. Sometimes what happens is कि हम लोग coordinate complexes को confuse कर लेते हैं with another set of compounds जिनको हम double salts बुलाते हैं। Double salts भी combination होता है बहुत सारे compounds का, ठीक है। So double salts जैसे for example हम ले लेते हैं मोहर salt। Mohr salt is a salt of ferrous sulfate, aluminium sulfate, 24H2, ठीक है। ये तो पोटाशियम का नहीं आगे। हाँ सॉरी पोटाशियम नहीं, मैं मोहर सॉल्ट में NH4 हाँ अमोनियम सल्फेट, यू राइट। K2SO4 के साथ आएगा। So this is ammonium sulfate. .24H2, ठीक है। ये हो गया मोहर सॉल्ट। अब अगर आप मोहर सॉल्ट देख रहे हो तो इसके पास एक FeSO4 है, ठीक है, और एक इसके पास अमोनियम सल्फेट है और 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6H2 अभी, ठीक है। ओके, सो जैसे ही हम वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा।
तो मतलब ये वाला जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आइडेंटिटी देगा हमें Fe2 पॉजिटिव आयंस की, ये आइडेंटिटी देगा हमें अमोनियम आयंस की, और ये आइडेंटिटी देगा हमें सल्फेट आयंस की। ठीक है, उसी तरह से अनदर एग्जांपल व्हिच वी कैन डू इज पोटैश एलम। पोटैश एलम जो है दैट इज अ सॉल्ट ऑफ K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। ठीक है, दिस इज पोटैश एलम। तो ये भी किस किस के देगा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस के। और एक और आपकी बुक में दिया हुआ है विच इज कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हाउ डज डबल सॉल्ट हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जब हम एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हैं तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, वंस द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, वंस द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो उसपे जो उसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस या डिफरेंट आयंस या डिफरेंट स्पीशीज हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें कोबाल्ट NH3 Cl3, राइट, हमने ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया। अब इसको जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये कोबाल्ट और अमोनिया की अलग अलग प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाएगा। दिस विल हैव वन ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टी ओनली, और ये डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट नहीं करता, ये सिर्फ डिसोसिएट करेगा एक कॉम्प्लेक्स आयन में जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है, और एक क्लोराइड आयंस में जो कि ब्रैकेट के बाहर है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आएगा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो हम लोग कर सकते हैं। जो डबल सॉल्ट होता है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसका और कोई भी स्टेट नहीं है, whereas when we are talking of coordination तो वो सॉलिड में भी करेगा और सॉल्वेंट स्टेट में भी, एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। सेकेंड हमने कर लिया इसका कि वो अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है डबल सॉल्ट अपनी रिटेन करके रखता है, whereas जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेता है जैसे ही वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। ठीक है, फिर थर्ड हम कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट मेटल आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल आयन अपनी प्रॉपर वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। जैसे जब हम यहां देख रहे हैं तो Fe2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, जब हम यहां देख रहे हैं तो वो 1 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, और सल्फेट भी 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। बट जब हम यहां देखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट मेटल आयन जो है वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब अपनी वैलेंसी को वो एक्सटेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, सो दिस डिटेल वी विल डू लेटर। नाउ द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में बताया था, his name was Alfred Werner। ठीक है, सो उसने एक थ्योरी भी दी। जब एल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे टू एक्सप्लेन कि किस तरह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाकी जितने भी उसके साथ सराउंडिंग एटम्स हैं वो किस तरह से उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं या बॉन्ड करते हैं, और क्या उसका स्ट्रक्चर रह सकता है। तो उसके लिए ही डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज। जैसे एक सबसे कॉमन जो उसकी स्टडी थी वो थी प्रेसिपिटेशन स्टडीज। प्रेसिपिटेशन स्टडीज में उसने क्या किया कि उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में एक रिएक्शन करी। ठीक है, सो जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में एक रिएक्शन करी तो उसने देखा कि एक कुछ कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ओके, जब इसकी प्रेसिपिटेशन उसने करी AgNO3 के साथ तो व्हाट डिड ही सी, 3 moles of AgCl were precipitated।
राइट। अभी जो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुए उससे ये पता चला कि जो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयंस हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है कोबाल्ट के साथ और वो आयोनाइज इजिली हो सकते हैं। तो उससे बोला कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमें 4 आयंस प्रोवाइड कर सकता है जिसमें से 3 आयंस जो है वो इजिली प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। बेस्ड अपॉन दिस उसने स्ट्रक्चर जो था वो और वैलेंसीज जो थी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है। सेकंड उसने स्टडी करी दैट वाज नोन एज कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। ओके, दोबारा से देखो। प्रेसिपिटेशन स्टडीज में उसने क्या किया कि जैसे उसने ये कंपाउंड ले लिया था COCl3.6NH3, राइट। ये कंपाउंड उसने कैसे बनाया, कोबाल्ट क्लोराइड को रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब उसने इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। जब AgNO3 के साथ उसने रिएक्ट किया तो उसने देखा 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। 3 मोल्स ऑफ AgCl तभी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं जब यहाँ पे तीनों क्लोराइड आयंस फ्री हैं। ओके, अगर ये तीनों क्लोराइड आयंस फ्री नहीं है तो AgCl नहीं फॉर्म हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जगह अगर हम यही वाला कंपाउंड ले रहे हैं COCl3 डॉट, सपोज हमने ये कंपाउंड ले लिया 5NH3, जब इसके साथ उसने प्रेसिपिटेशन करी तो उसने देखा कि ओनली 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों क्लोराइड में से सिर्फ 2 क्लोरीन्स जो है या 2 क्लोराइड एटम्स जो है, आयंस जो है वो फ्री है टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। तो इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्स जो थे वो फॉर्मुलेट किए गए। अभी आया समझ? ओके। सेकेंड, बहुत सारी कंडक्टेंस मेजरमेंट्स की उसने। कंडक्टेंस मेजरमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंसेस इसकी सॉल्यूशंस की कैलकुलेट करी। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, लैम्डा m दैट इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन मोलैरिटी। इसी तरह से हम राइट तो जब इसमें मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करी तो एक कॉलरैश लॉ भी है। कॉलरैश लॉ क्या बोलता है? कॉलरैश लॉ ये बोलता है कि हर एक आयन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स कंडक्टेंस। ठीक है। सो जब उसने ये वाला मॉलिक्यूल लिया COCl3.6NH3, जब उसने ये वाला मॉलिक्यूल लिया तो उसने देखा कि रेशियो ऑफ कंडक्टेंस बिटवीन द क्लोराइड एंड दिस कॉम्प्लेक्स दैट वाज गिवन एज व्हाट, 3:1। सो 3:1 का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड डिसोसिएट करेगा इन टोटल ऑफ 4 आयंस, है ना। सो 4 आयंस 3Cl नेगेटिव। सो जब हम इसकी मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, दैट इज CONH3 प्लस उसके 3 मोल्स बन रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, तो रेशियो क्या हुई 1:3। तो इससे अगेन क्या पता चला कि 3 क्लोराइड आयंस जो है वो आयोनाइज हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो मतलब वो फ्री, राइट। उसी तरह से जब इसके साथ कंडक्टेंस मेजरमेंट करेगा तो क्या आएगा, रेशियो विल कम एज, जब आप इसके साथ मेजरमेंट करेगा COCl3.5NH3, रेशियो विल बी 1:2, ठीक है। सो रेशियो इन दिस केस विल बी 1:2, मतलब कि लैम्डा ऑफ COClNH3 प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया?
सो ये जो कंडक्टेंस मेजरमेंट थी इसने भी काफी हेल्प करी इसकी स्टडीज के लिए. आफ्टर लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस वर्नर ने अपनी थ्योरी प्रपोज करी. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर करेंगे, अगर हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है या उसका प्रूफ नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है. थ्योरेटिकली तो हम कुछ नहीं बोल सकते. जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, हर एक चीज का एक प्रूफ होना जरूरी था. उसने पहले एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, फिर उसके बाद उसने अपनी थ्योरी प्रपोज करी. सो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metal atoms exhibit two types of valencies. ठीक है, exhibits two types of valencies. One is the primary valency and the other one that is known as the सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स को क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. अब इसने बोला कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को फुलफिल करना कंपल्सरी है. ठीक है, सो इन दिस केस ही सेड दैट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैज टू फुलफिल both the valencies. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज वेरिएबल, मतलब वो चेंज हो सकती है. whereas हर एक मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड. राइट, समझ आ गया? सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होगी. जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है. प्लैटिनम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है. निकल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही होता है. तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो फिक्स्ड होगी. प्राइमरी वैलेंसी चेंज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड्स. ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एक किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को डिटरमिन करती है. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या हुआ? इट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है या ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर पिरामिडल है या पेंटागोनल बाइपिरामिडल है. तो जो ज्योमेट्री है वो सेकेंडरी वैलेंसी ही डिसाइड करेगी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड्स अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं. ठीक है, सो ये वर्नर की थ्योरी थी. डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्योरी उसने सबसे पहले, क्योंकि उसने सबसे पहले कंपाउंड ही कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में बनाया था, तो उसी के बेसिस पे उसने स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किए हैं वेरियस कंपाउंड्स के. सो फर्स्ट कंपाउंड्स रिप्रेजेंट करेंगे हम होल 6. ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस पे उसको ये पता चल चुका था कि यहाँ पे जो क्लोराइड है दैट इज गोइंग टू बी आयोनाइजेबल. तो इसलिए उसने बोला कि जो क्लोराइड है वो क्या प्राइमरी वैलेंसी फुलफिल करेगा और जो अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल करेगा. तो इसका स्ट्रक्चर जो वाइबिलिटी उसने दी, इट कैन बी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर
because the coordination number in this case is 6, right? तो सेकेंडरी वैलेंसीज को हम लोग बोल्ड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं, राइट? सो कितने क्लोराइड बनाने हमने? 3। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दोनों वैलेंसीज फुलफिल नहीं कर सकता। कोई भी एक एटम ऑक्सीडेशन स्टेज भी फुलफिल कर सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी फुलफिल कर सकता है। बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर ही फुलफिल कर रहा है और क्लोराइड सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? सेकेंड COCl2 3NH3 whole 5, COCl3.NH3 whole 5। Now in this case हम देखेंगे कि एक क्लोराइड आयन दोनों वैलेंसीज जो है उसको फुलफिल करेगा। So we have cobalt 5NH3 और क्लोरीन जो है वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? सेकेंड एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। सो दो क्लोराइड आयंस इसमें आयोनाइजेबल है, राइट? अब अगर हमारे पास है COCl2 NH3 whole 4 तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम? ओके, तो जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप दो क्लोराइड दोनों वैलेंसीज को फुलफिल करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले में, फर्स्ट वाले में कितने आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस हैं? 3। और सेकेंड वाले में कितने आयोनाइजेबल है? 2। और इसमें कितने आयोनाइजेबल है? 1। ठीक है? सो ये सारी की सारी जो उसने स्ट्रक्चर्स दी थी, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टडीज जो कि उसने करे थे। तो टेंटेटिव स्ट्रक्चर्स इसके उसने प्लेस कर दिए थे, राइट? उसके बाद और इसके ऊपर स्टडी होने लगी। तो स्टडी होने से देखा गया कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए rather than going on to the main chapter. So we will do some important terms जो कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में बार-बार यूज होंगे। The first term is central metal atom। Okay? Central metal atom जो है, that is the acceptor metal atom which is present in the coordinate compound. This atom mostly belongs to the D block। ओके, अब ये क्योंकि एक्सेप्टर है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए दिस बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, राइट? सो अब जब कंपाउंड्स करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे डी ब्लॉक के करेंगे, क्रोमियम के कंपाउंड्स करने हैं हमने, निकल के करने हैं, आयरन के करने हैं, कोबाल्ट के करने हैं, ठीक है? दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स मेटल्स जिसके हमने कंपाउंड्स करने हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, सेकेंड, सेंट्रल मेटल एटम को जो ज्वाइन करता है उसे हम लिगेंड बुलाते हैं, ठीक है? लिगेंड क्या हुआ? इट इज द डोनर। It may be
सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। डोनेट ये तभी कर सकता है अगर इसके पास होंगे, सो दिस मे बी नेगेटिवली चार्ज, as in the case of Cl negative, Br negative, F negative, OH negative, Cn negative, right? या ये न्यूट्रल है with a lone pair of electrons, जैसे NH3 हो गया, अमोनिया, NO हो गया, CO हो गया, कार्बोनाइल, ठीक है। So these are a few. Now ligand, it because it is donating, so behave करेगा as a Lewis base, and also इन्हें हम एक और नाम देते हैं, it is known as nucleophile, nucleus loving, electron deficient, sorry, electron rich, nucleophilic, electron rich, electron deficient तो हमारा central metal atom है ना, so ये electron rich, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड ये दोनों क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं, सिर्फ ये नहीं बनाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बनाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी इसको किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है दैट इज द एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, थ्री पॉजिटिव। दिस इज व्हाट अ कोऑर्डिनेट स्फेयर, कोऑर्डिनेट एंटिटी, और अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल पूरा पैटर्न स्टडी करें तो कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रा। जो कोऑर्डिनेट एंटिटी होती है दैट मे बी केटाइनिक स्पीशीज या केटाइनिक एंटिटी भी बोलते हैं हम इसको। केटाइनिक एंटिटी वो हुई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ये पक्का पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे नोमेनक्लेचर में हम इस वर्ड को दोबारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो केटाइनिक स्पीशीज या केटाइनिक कॉम्प्लेक्स भी किसी किसी बुक्स में लिखा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट एंटिटी व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। 3 पॉजिटिव आ रहा है ना। अनदर एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक इज ओके। उसी तरह से एनायनिक स्पीशीज में क्या आएगा? इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, जैसे हमारे पास आ गया, सो दिस इज व्हाट एनायनिक। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं FeCN6 4 नेगेटिव, सो ये एनायनिक स्पीशीज, ओके। फिर उसके बाद जो प्लेस करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसको हम क्या बुलाते हैं? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन भी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अगर केटाइनिक स्पीशीज लेंगे तो काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। अगर हम केटाइनिक स्पीशीज लेंगे तो काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर हम एनायनिक स्पीशीज लेंगे तो काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जब यहाँ पे हमने Cl3 लगाया तो दिस इज द कोऑर्डिनेट एंटिटी एंड दिस इज द काउंटर आयन। काउंटर आयन डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में और अलग हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम K4 FeCN6 4 नेगेटिव, राइट।
सो यहाँ पे द काउंटर आयन इज, सॉरी 4 नेगेटिव हटाना है और यहाँ से 3 पॉजिटिव भी हटाना है क्योंकि न्यूट्रल होना चाहिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब यहाँ पे क्योंकि एनायनिक स्पीशीज थी इसलिए काउंटर आयन दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर हमने इसी के बेसिस पे करनी है। देन नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। बिफोर गोइंग ऑन टू द टाइप्स, लेट्स डिफाइन अ लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? इट इज एन एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल और आयन which is capable of donating electrons or pair of electrons to central metal ion and form a coordinate bond and form a coordinate bond. ठीक है, this is what a ligand is. Ligand जो है it may be of the following types. कौन कौन से होते हैं? The first one that is known as unidentate और monodentate ligand. यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम होता है, वो एक ही एटम से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NH3। ठीक है, so these are a few examples of monodentate ligands. Even water is also one of them, and CO carbonyl, right? So ये monodentate ligands होते हैं। तो क्या होते हैं monodentate ligands? Which have only one donor atom. ठीक है, it has only one donor atom. Second is didentate ligands. Didentate ligands के पास 2 donor atoms हैं, जैसे ऑक्सिलेटो। अब आप देख रहे हो कि 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज डाइडेंटेट। और जब मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बॉन्डिंग की जगह एक और नाम दे देते हैं, विच इज किलेशन। किलेशन इज टू फॉर्म अ क्लॉ। ऐसे करके पकड़ रहा है ना ये 2 इस तरह से, वो क्लॉ की तरह उसको पकड़ रहा है। तो इसलिए जब 2 डोनर एटम्स होंगे या मोर देन 2 डोनर एटम्स होंगे तो उसे हम वर्ड देते हैं किलेशन। ठीक है, सो डाइडेंटेट लिगेंड्स जो है वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू किलेट। ओके, उसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये लोग नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक है इथाइलिन डायमीन। इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों डोनर एटम्स जो हैं दे आर सेम। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। तो ऐसों को हम लोग सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स बुलाते हैं। They are known as symmetrical didentate ligands. अगर ये दोनों एटम्स नाम पता चल गए, दिस इज ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेट, दैट इज इथाइलिन डायमीन। तो इसको हम अब्रीविएट करेंगे एज OX
जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे और इसको अब्रिविएट करेंगे एज EN। ओके, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेट लिगेंड का तो 1 ही होगा, इसका हर एक का 2 होता है। हाँ, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, मतलब जितनी डोनर एटम्स होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर सपोज ये एक ही प्रेजेंट है तो ये 2 सेकेंडरी वैलेंसीज को फुलफिल कर रहा है। अगर ये 3 प्रेजेंट है ऑक्सिलेट आयन तो ये 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को फुलफिल कर रहा है। उसी तरह से ये भी, इस पे भी सेम रूल फॉलो होता है। अगर सिर्फ 1 है तो 2 कोऑर्डिनेट नंबर, और अगर 3 है तो 6 कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे जिसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ligands होते हैं, that is known as unsymmetrical didentate ligands. For example, glycinate ion. अब यहाँ पे आप देखो, एक ऑक्सीजन से कर रहा है और दूसरा नाइट्रोजन से कर रहा है। This is known as glycinate ion, and this is unsymmetrical didentate ligand, unsymmetrical didentate ligand। ठीक है, समझ आ गया। उसके अलावा बहुत सारे हैं didentate ligands, जैसे एक और है डाइपिरिडिल। डाइपिरिडिल इज दिस इज डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल, राइट। अब 2 से ज्यादा अगर होंगे तो उनको हम क्या बुलाएंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है वो 3 से भी डोनेट कर सकते हैं, 4 से, 5 से। तो अगर 3 से करेंगे तो ट्राइडेंटेट, 4 से करेंगे तो टेट्रा, 5 से करेंगे तो पेंटा, और 6 से करेंगे तो हेक्सा। ठीक है, सो 4 जो 3 से कर रहा है दैट इज डाइइथाइलीन डाइअमीन, tridentate ligand। Tridentate ligand is diethylene diamine। That is hexadentate। diethylene di वो भी करेंगे हम, अमीन। ओके, तो इस पे हमारे पास क्या है, डाइइथाइलीन डाइअमीन। दो CH2 पहले ड्रॉ कर दिए हमने, ठीक है। और डाइइथाइलीन डाइअमीन का मतलब देयर इज 1 NH प्रेजेंट ओवर हियर इन द सेंटर, ठीक है, और एक NH2 यहां प्रेजेंट है और एक NH2 यहां प्रेजेंट है। सो अब ये कहां से कर सकता है बॉन्डिंग, इससे करेगा, इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से भी करेगा और इस नाइट्रोजन से भी करेगा। तो 3 दांत निकाल रहा है ये, ठीक है ना, 3 दांत निकाल रहा है। तो तभी हम इसको ट्राइडेंटेट लिगेंड बुलाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास टेट्राडेंटेट, ट्राइइथाइलीन टेट्राअमीन। इसका नाम गलत लिखा हुआ है, दिस शुड बी ट्राइअमीन नॉट डाइअमीन। 3 है ना अमीन, सो डाइइथाइलीन ट्राइअमीन। फिर सेकेंड इज टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइइथाइलीन टेट्राअमीन। बनाने की कोशिश करो, इसी तरह से बनेगा, बस 2 की जगह 3 बनने और बीच में सब में एक NH बनेगा। सो वी हैव CH2, एक बन गया ये NH, ठीक है। फिर उसके बाद CH2, फिर एक और NH, और फिर CH2 और दोनों के साथ NH2।
ठीक है, अब देखो 4 दांत निकालने इसने, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। दिस इज ट्राइइथाइलीन टेट्राअमीन, राइट। फिर उसके बाद EDTA जो आप बोल रहे थे, उसी तरह से पेंटा भी होता है। लेट्स डायरेक्टली गो ऑन टू हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स जो है उसके पास 6 डोनर एटम्स। एन एग्जांपल इज EDTA, it is ethylene diamine, किसी किसी बुक्स में टेट्रा एसिटेट आयन भी लिखा है। एसिटिक, वैसे बेसिकली इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड। सो लेट्स फॉर्म द फॉर्मूला इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलीन क्या हो गया, डायमीन क्या हो गया, ठीक है, पर N के साथ टेट्रा एसिटेट आयन भी है, सो इसके H2 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं बाय एसिटेट आयन। इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 हटा के चारों में नेगेटिव भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको हेक्साडेंटेट लिगेंड शो करना है तो हमें एसिटेट आयन ही देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं शो कर पाएंगे ना। अब देखो कहां से ये करेगा किलेट, 1 2 3 4 5 and 6. So this is known as hexadentate ligand. Clear हो गया? Special type of monodentate ligands जिसको हम एम्बिडेंट ग्रुप्स बुलाते हैं या एम्बिडेंट लिगेंड बुलाते हैं। अब इसके पास 2 डोनर एटम है, पर ये किलेशन शो नहीं करेगा, ये सिर्फ एक डोनर एटम से किसी से भी बॉन्ड करने की कोशिश करता है, इसलिए जो एम्बिडेंट लिगेंड है दैट इज मोनोडेंटेट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल साइनो, राइट, साइनो जो है वो नाइट्रोजन से भी कर सकता है और कार्बन से भी कर सकता है। अगर वो नाइट्रोजन से करे तो हम उसको क्या बुलाते हैं, साइनो, और अगर वो कार्बन से करे तो हम उसे क्या बुलाते हैं, आइसोसाइनो, ठीक है। सो अगर नाइट्रोजन से कर रहा है तो इट इज नोन एज साइनो, और अगर कर रहा है कार्बन से तो इट इज नोन एज आइसोसाइनो, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास नाइट्रीटो भी है, नाइट्रो ग्रुप NO2। अब ये भी नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है। अगर ये नाइट्रो से करता है कोऑर्डिनेट तो इसे हम बुलाते हैं N-नाइट्रीटो ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नाइट्रीटो, N-नाइट्रीटो, और अगर ये ऑक्सीजन से करेगा तो O-नाइट्रीटो, O-नाइट्रीटो, ठीक है। उसी तरह से वी हैव थायोसाइनेटो, अगर SCN, अगर S से करेगा तो इट इज थायोसाइनेटो, और अगर N से करेगा तो आइसो, देन इट इज आइसो थायो राइट। सो इसे हम क्या बुलाते हैं, एम्बिडेंट, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले
तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स which are bonding the central metal atom, right? तो कोऑर्डिनेट एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो एंटिटीज हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे हमारे पास ये है, तो इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डिंग टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ये क्या हुआ? ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट को हमने अभी स्ट्रक्चर करा था कि कोबाल्ट को 6 अमोनिया बॉन्ड कर रहे हैं। सो जितने लिगेंड्स बॉन्ड करते हैं वो एक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है? सो 6 बाइंड कर रहे हैं, सो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब अगर हमारे पास है इसका क्या होगा फिर? 4 कैसे? 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 2। ओके ओके। अब अगर है हमारे पास इसका क्या होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 6। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमको निकालना है CO NH3 Cl3। अगर इसका निकालना है, हाँ, तो इसमें जिसका हमको निकालना है उसको हम x ले लेंगे। x प्लस NH3 0 होता है, तो 6 into 0 that is equal to 0। क्लोरीन का -3 है, सो सॉरी -1 है, सो -3 into 1 या -1 into 3 करो, equal to 0। So x that is equal to +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यूज होगा। ओके, समझ आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? CuCN4 3 नेगेटिव का कॉपर का निकाल सकते हैं। कॉपर का क्या लेंगे? X। साइनो क्या है? 1 नेगेटिव, सो प्लस सॉरी माइनस 1 into 4 दैट इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर चार्ज है -3, सो ये कितना हो जाएगा? x minus 4 is equal to -3, so x becomes equal to +1। This is how we will calculate the oxidation number. Then the last is homoleptic and heteroleptic compounds. Oxidation number calculate करना जरूर आना चाहिए। Homoleptic and heteroleptic compounds। ये डेफिनेशंस तुमको आती है, कॉन्सेंट्रेट करो, गप्पे मत मारो। होमोलेप्टिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? होमो मींस सेम, which have same ligands, same kind of ligands, that is homoleptic। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था CONH3 6 Cl3, so this has same kind of ligands, therefore it is homoleptic। अगर ligands different होंगे, ये definition तुम्हें आती है बहुत बारी। जैसे अगर हमने ले लिया COCl3
then this is heteroleptic, which has different kind of ligands. यहाँ पे 3 क्लोराइड है जो कि लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और 3 अमोनिया, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? हेटेरोलेप्टिक। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक, इस तरह के क्वेश्चंस हमको आते हैं। ठीक है।